हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक में जो है टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसके 4 चैप्टर्स हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है या फिर प्रिंट की एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है चाइना की बात की थी, जहाँ पे सबसे पहले जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो होती है वो यहाँ पे आई थी। एंड नाउ अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे अबाउट द प्रिंट इन जापान, राइट। तो जापान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे जो है प्रिंट कब आता है, या फिर जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं वो कब से स्टार्ट होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना में जो है ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे जो कि चाइना से यहाँ पे आए थे, उन्होंने जो है जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। कब करवाया था? एडी 768 से लेके 770 के बीच में। तो किसने करवाया था इसे? जो बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं। Okay, the Buddhist missionaries from the China introduced the hand printing technology into the Japan around AD 768 to 770। तो जो सबसे ओल्डेस्ट जैपनीज बुक थी जो कि प्रिंटेड की गई थी वो है AD 868 में, जो है सबसे पहली बुक थी, जो सबसे ओल्डेस्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। या फिर सबसे पहली जो जापनीज प्रिंटेड बुक है वो AD 868 में ही प्रिंट की गई थी। एंड ये कौन सी थी? इसका नेम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, राइट। तो ये भी चीजें जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा जो है वो सबसे पहली जो है एक ऐसी बुक थी जिसे प्रिंट किया गया था 868 AD में। एंड इसमें जो है टेक्स्ट की जो है 6 शीट्स थी। एंड जो वुड कट होते हैं ना, वुड के साथ काट के जो इलस्ट्रेशंस यहाँ पे दिखाई होती हैं, तो कुछ यहाँ पे वुड कट इलस्ट्रेशंस भी थे इस बुक में। तो जो पिक्चर्स थी इन्हें कहाँ पे जो है एक तरह से प्रिंट किया जाता था? टेक्सटाइल्स के ऊपर। कपड़ा भी जो है वो यहाँ पे साथ में लगाया जाता था, या फिर प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, पेपर मनी जो होती है उसके ऊपर जो पिक्चर्स होती है ना वो यहाँ पे प्रिंट की जाती हैं। तो मिडिवल पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जापान में जो पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स थे वो रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबेंडेंट। तो वो जो है रेगुलरली इसे पब्लिश भी करते थे। मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें तो पोएट्स जो है वो अपनी बुक्स को रेगुलरली पब्लिश करते थे। एंड जो बुक्स थी वो काफी सस्ती थी एंड काफी अबेंडेंट मात्रा में जो है वो मिल जाया करती थी। तो प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल, आप जो है कुछ विजुअल मटेरियल होता है जैसे कि पिक्चर्स होती हैं, इट लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस, राइट। तो अब क्या होता है कि विजुअल मटेरियल भी जो लोग हैं उसे भी प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो कई सारी इंटरेस्टिंग नई तरह की जो है प्रैक्टिसेस यहाँ पे लोगों के द्वारा स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो लेट 18th सेंचुरी में इन द फ्लरिशिंग अर्बन सिटीज, जो एक 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें जापान की, तो उस समय में जो है एक फ्लरिशिंग अर्बन सिटी थी जिसका नाम है ईडो, जिसे बाद में भी टोक्यो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है पेंटिंग्स की जो है काफी ज्यादा कलेक्शन जो होती है वो यहाँ पे दिखाई गई थी। तो वो क्या दिखाती हैं? यहाँ पे जो अर्बन कल्चर है उसे वो यहाँ पे दिखाती हैं जो पेंटिंग्स हैं। एंड इन्वॉल्विंग द आर्टिस्ट, इसमें जो है एक तरह से अर्बन कल्चर किस तरह का है उसमें आर्टिस्ट को भी दिखा रही हैं, कॉर्टिजन्स को भी दिखा रही हैं, या फिर टी हाउस गैदरिंग्स जो होती है उसे वो दिखा रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या बन जाती हैं? ये एक अर्बन कल्चर बन जाता है जापान का। तो ये जो एक तरह से पेंटिंग्स थी ना यहाँ पे टोक्यो में, वो इन सारी चीजों को दिखा रही थी। एंड जो लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स हैं, इट वर पैक्ड विद द हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स, राइट। तो यहाँ पे जो है वेरियस टाइप्स की जो बुक्स थी, हैंड प्रिंटेड मटेरियल यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल था बुक स्टोर्स में, लाइब्रेरीज में। जो वुमेन के रिगार्डिंग बुक्स जो थी वो यहाँ पे लिखी गई थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग बुक्स थी, कैलकुलेशंस हो गई, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट्स क्या होते हैं, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस के रिगार्डिंग जो बुक्स थी वो एबेंडेंट मात्रा में थी यहाँ पे लेट 18th सेंचुरी में, ओके, जापान में। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रिंट कम्स टू यूरोप, कि यूरोप में जो प्रिंट है वो किस तरह से यहाँ पे आता है।
सो फॉर दिस सेंचुरी, जैसे कि आपको पता है कि चाइना से जो है व्यापार यहाँ पे हो रहा था। किस चीज़ का व्यापार होता था? सिल्क एंड स्पाइसेस का ही व्यापार होता था। चाइना से जो है यूरोप की तरफ जो है ये सारी चीज़ें जो है मंगवाई जा रही थी। सो फॉर दिस सेंचुरी सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम द चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क राउट। सिल्क राउट का ये यूज़ करते थे। एंड अगर 11th सेंचुरी की बात करें तो चाइनीज पेपर जो है वो यूरोप में पहुंच जाता है इसी रूट के थ्रू, सिल्क राउट के थ्रू ही। अब जो है चाइनीज पेपर भी जो है यूरोप में पहुंच जाता है इसी राउट के थ्रू ही। तो इस पेपर की वजह से जो है अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसकी प्रोडक्शन जो है वो इजी हो जाती है। एंड इससे जो है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को अब जो स्क्राइब्स हैं वो भी काफ़ी केयरफुली जो है वो लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सो देन इन 1295 की अगर हम बात करें तो मार्को पोलो एक एक्सप्लोरर थे। वो जो है इटली की तरफ रिटर्न होते हैं, वापस जा रहे थे। उन्होंने काफ़ी समय यहाँ पे चाइना में व्यतीत किया था। उसके बाद में जो है वो इटली में चले जाते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा है डैड कि चाइना में ऑलरेडी यहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल थी। तो जब वो चाइना में कुछ समय तक यहाँ पे रहते हैं मार्को पोलो, तो उन्हें यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो है नॉलेज हो जाती है। तो जब वो इटली की तरफ वापस जाते हैं तो वे इस नॉलेज को जो है हम बात करें तो जो है वो इटली तक पहुंचा देते हैं। एंड नाउ इटालियन जो थे वो भी अब वुड ब्लॉक्स के थ्रू ही जो है बुक्स बनानी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड सून ये जो टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी पहुंच जाती है। एंड बट जो लग्जरी एडिशंस थे ना बुक्स के वो अभी भी हैंड रिटन ही थे। एंड उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव जो यहाँ बोल सकते कपड़ा या फिर बोल सकते कि कोई एक तरह से पेपर जो है उसके ऊपर लिखा जाता था। एंड ये जो एक्सपेंसिव हैंड रिटन जो एडिशंस होते हैं लग्जरी एडिशंस, ये जो है रिच लोगों के लिए ही बनाए गए थे। एंड जो मर्चेंट एंड स्टूडेंट्स थे इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स अबाउट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज, तो वो जो है प्रिंटेड कॉपीज को जो है खरीद लेते थे। बट जो लग्जरी एडिशंस हैं वो ओनली रिच लोगों के लिए ही यहाँ पे बनाए गए थे। वो हस्त लिखे जो होते हैं, जो हैंड रिटन यहाँ पे कॉपीज होती है ना मैन्युस्क्रिप्ट्स की या फिर किसी भी चीज़ की, तो वो उसे यहाँ पे प्रेफर करते थे जो रिच लोग थे। बट जो व्यापारी हो गए या फिर जो स्टूडेंट्स हो गए यूनिवर्सिटी के, वो जो है प्रिंटेड कॉपीज को प्रेफर किया करते थे। सो एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, तो जैसे कि यहाँ पे जो है यूरोप में जब बुक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है एंड जो बुक सेलर्स थे ऑल ओवर द यूरोप वो जो है बुक्स को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं टू द मैनी डिफरेंट कंट्रीज। एंड इवन बुक फेयर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए थे एट द डिफरेंट प्लेसेस। एंड प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है ना उसका भी प्रोडक्शन यहाँ पे साथ साथ में कंटिन्यू रहता है, चाहे यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी तो उसी को फुलफिल करने के लिए जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं ना उसे भी अपने साथ ही रखते हैं। एंड इन स्क्राइब्स और जो स्किल्ड हैंड राइटर्स होते हैं वो जो है एक तरह से एक जो बुक सेलर्स होते हैं ना उन्होंने उन्होंने जो उसे यहाँ पे हायर किया हुआ था। इंस्क्राइब्स एंड स्किल्ड हैंड राइटर्स को जो है बुक सेलर्स ने भी यहाँ पे हायर किया हुआ था। इवन जो वेल्दी लोग होते हैं राइट, जो अपने खुद यहाँ पे बुक्स लिखवाते हैं, उन्होंने तो यहाँ पे इन्हें हायर किया था। एंड इवन कुछ जो बुक सेलर्स होते हैं उन्होंने भी इन्हें यहाँ पे हायर करवाया हुआ था। तो एक बुक सेलर के पास हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 50 स्क्राइब्स जो थे वो उन्होंने एम्प्लॉय किए होते थे। सो बट हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो थी राइट, इट कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द बुक्स। तो यहाँ पे जो है डिमांड तो बढ़ती जा रही थी, तो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रही थी लोगों को, क्योंकि इसे कॉपी करना जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जो है एक बुक जो है उसे लिख के दोबारा से कॉपी करना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेबर भी जहाँ पे ज़्यादा पड़ती है एंड टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। एंड दैट इज वाई जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं ना उसका जो सर्कुलेशन है वो लिमिटेड ही रहता है। एंड विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर द बुक्स जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ड्रेजरी है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होती जाती है। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती हैं ना उसका कम यहाँ पे यूज़ हो रहा था क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ती थी, लेबर यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती थी एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था वो। बट विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर द बुक्स वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली जो है इट बिकेम मोर एंड मोर
पॉपुलर, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। सो बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स। तो अर्ली 15th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये जो वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो है ना, ये पूरे यूरोप में यहाँ पे जो है अब यूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है टेक्सटाइल्स को प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए, या फिर कुछ रिलीजियस पिक्चर्स जो होती हैं उन्हें यहाँ पे प्रिंट करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। So there was a clearly a great need for even quicker and the cheaper reproduction of the text. Obviously डिमांड ज़्यादा थी, तो यहाँ पे जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की यहाँ पे ज़रूरत थी कि जो कि और ज़्यादा क्विकर एंड चीपर जो है रिप्रोडक्शन यहाँ पे टेक्स्ट का प्रोवाइड करवा सके। तो ये कैसे हो सकता था? जब नई प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो नई प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो ब्रेक थ्रू कौन देता है उसे? तो स्ट्रेसबॉर्ग जर्मनी से जो है बिलोंग करते थे, वेयर जोहान गोटेनबर्ग थे, राइट। जो जोहान गोटेनबर्ग जो है उनका नाम था, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। एंड उन्होंने जो है फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस जो होती है ना 1430 में, उसे यहाँ पे जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। Okay, so we'll continue with the same chapter in our next video, and printing technology के बारे में जो है हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी कवर करेंगे। उसमें देखेंगे कि दूसरी कंट्रीज के बारे में देखेंगे, वहाँ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आती है, किस तरह से डेवलप होती है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना